हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 12 करने जा रहे हैं साइंस का, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ओके, इस वीडियो में नोट्स भी होंगे प्लस हम फुल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले ये है कि आपको रिप्रोडक्शन जानना होगा कि क्या होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स से जब भी कोई एक नया इंडिविजुअल आता है, उसका प्रोडक्शन होता है, वो प्रोड्यूस होता है, तो उसे ही हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। Next, plants have a roots, stem and leaves and these are called the vegetative parts. अब इस चैप्टर में एक वर्ड आएगा, बहुत बार आएगा, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव पार्ट्स, और ये जो वेजिटेटिव वर्ड है ये सिर्फ प्लांट से ही रिलेटेड है। ओके, प्लांट से मतलब प्लांट में जहाँ से भी, अब चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, प्लांट में वो अगर ग्रो कर रही है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव पार्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, तो आप बोलोगे रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब जो होता है ये वेजिटेटिव पार्ट हो जाता है। अगर आपसे कोई बोले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, तो आप बोलना जब रूट, स्टेम, लीव कभी भी अगर उगना शुरू करते हैं तो इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कि भाई रूट, स्टेम, लीफ ये सब उग रहा है, तो ये क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, नेक्स्ट, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो फ्लावर्स होते हैं, ये तो आपको पता ही कि प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो मेन हमें ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन करता कौन है, एक नए प्लांट को जन्म देता कौन है, तो वो है फ्लावर। यस, पूरा फ्लावर के अंदर ही सब कुछ होता है, उसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखा है पहले भी। अभी आप देखोगे कि कैसे होता है, कैसे एक नया प्लांट आता है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, स्टिग्मा, एंथर, आई थिंक आपने 6 में पढ़ रखा है ये सब। ओके, सो नेक्स्ट, देर आर 2 मोड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन, ये बात आपको भी पता है। एक होता है एसेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ओके, 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने? 2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 हैं तो अब दोनों मेल तो होंगे नहीं, एक होगा फीमेल, दूसरा होगा मेल। एक फीमेल, दूसरा मेल। सेल प्रोड्यूस, इनके जो सेल्स होंगे वो आपस में मिलके क्या बनाएंगे, गैमीट। और न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में तो ये सब किससे होता है, सीड से। तो जो प्लांट होता है उसके अंदर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये दोनों किसके केसेस थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ओके, अब हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो इस चैप्टर में आपको पूरा ही पढ़ना है। प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स विदाउट सीड्स। आप प्लांट सीड्स के हेल्प से भी जो है रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, एंड प्लांट्स बिना सीड के हेल्प से भी रिप्रोडक्शन करते हैं। न्यू प्लांट्स को जो है राइज उनका प्रोडक्शन करते हैं। उनका कैसे करते हैं, पॉलिनेशन के थ्रू करते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बस इतना ही आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। इसके अलावा जो एक टॉपिक होगा वो है पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। बाकी ये सारी चीज़ें बहुत ही है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब प्लांट का कोई भी जगह आप बोलोगे हमने तो रूट को उगते हुए नहीं देखा क्योंकि वो तो मिट्टी के नीचे होता है, तो मैं पूछूंगी किसको देखा है आपने, क्यों, वेजिटेटिव क्या होता है, स्टेम, रूट और प्लांट। स्टेम को भी आपने बढ़ा हुआ देखा है, ठीक है, स्टेम बढ़ता है ना, हाँ, तो ये एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया। और साथ में ये आपका कोई प्लांट है, ठीक है, इसका यहाँ से कोई डाली निकल रही है, तो ये जहाँ से डाली निकल रही है इस जगह को हम क्या कहेंगे, नोड। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इस जगह को हम नोड कहेंगे। तो नोड से भी क्या हो रहा है, एक न्यू लीफ निकल रही है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बर्डिंग क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, ये नई चीज़ है जो आप पढ़ोगे। इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसको एक बार समझ लिया तो आपको इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए एंड आपको इसका एग्जाम्पल, बस पेपर में से ज़्यादा क्या ही आएगा। ओके, तो न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजिटेटिव parts of the plant like the root, stem, leaves and buds. It is known as a vegetative propagation. अगर एक नया पौधा उग रहा है, ठीक है, या फिर एक नया लीव उग रहा है, एक नया स्टेम, एक रूट उग रहा है, ठीक है, तो इसी को प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, जैसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो रूट के हेल्प से ही उगते हैं, कुछ बहुत सारे प्लांट होते हैं जो स्टेम के हेल्प से उगते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो लीव्स के हेल्प से उगते हैं। अब आप बोलोगे लीव्स के हेल्प से कौन होता है, तो होता है ब्रायोफाइलम। वो भी आपके चैप्टर में है, उसका भी डायग्राम है, सब कुछ पढ़ेंगे एकदम। ओके, तो इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट चीज़ है कि इफ़ अ ब्रांच ऑफ अ प्लांट इज कट विद द नोड। अगर जो प्लांट होता है उसके ब्रांच को हम नोड से कट कर दें, अभी मैंने बताया आपको नोड क्या होता है, जहाँ से एकदम डाली शुरू होती है वो वाला, तो उसको कट कर दें और फिर हम उसको डेली पानी दें, ठीक है, तो रूट्स एंड लीव, तो आप देखोगे कि उधर से न्यू डाली आई एंड वहाँ पर न्यू लीफ भी उग गया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हुआ। तो नोड्स आर द पार्ट्स जहाँ से ये स्टेम और ब्रांच, ये लीफ अराइज हुआ। ये मैंने आपको पहले बता दी कि नोड्स वो जगह है, बस आपको इसको अपने दिमाग में बिठाना है, इसलिए आप इसको अपने नोट्स में लिख लो। आई होप आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर रहे होगे। ओके,
ये वाली चीज़ जो आपके जस्ट बुक में दे रखे, इसी को हम कहेंगे नोड। ठीक है, जहाँ से ये प्लांट का ग्रो होता है। ओके, अब समझ लो यहाँ पे इसी साइड पे यहाँ एक और नोड है। ठीक है, तो ये जो जगह होगी ये वाली, इसको, ये दो नोड के बीच में जो जगह है ना, इसको हम कहते हैं इंटर नोड। ओके, ये देखो बर्ड इन द एक्सेल, ये जो एक्सेल है जस्ट यहाँ पर आपको कली दिखाई देती है, रोज के फ्लावर में आपको ऐसा दिखता है। ठीक है, ये आपको छोटी सी कली दिख रही है, ये कली उग रही है, तो ये क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट, flower birds and vegetative birds having the short stem around which immature overlapping can give rise to new plants। तो देखो जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं, ठीक है, फ्लावर बर्ड्स कहो या फिर वेजिटेटिव बर्ड्स कहो, वेजिटेटिव बर्ड्स क्यों कह रहे हो, वेजिटेटिव का तो मतलब यही होता है कि ग्रो करना। ओके, तो हैविंग अ शॉर्ट स्टेम, इनकी क्या होती है, पहले छोटी छोटी स्टेम्स होती हैं, ये इमेच्योर होती हैं एक तरीके से। जब आप छोटे होते हो तो आप इमेच्योर होते हो, बड़े होते हो धीरे धीरे आप मैच्योर होने लगते हो। ठीक है, आप चीज़ें सीखने लगते हो, तो वैसे भी इनके अंदर एक मैच्योरिटी आ जाती है। अब पहले तो ये इमेच्योर है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बस इनका इतना काम है कि हाँ पानी इनको मिल रहा है, उसी से खाना बनाए, बड़े हों। जब ये बड़े हो जाएंगे तो फिर इनको भी पॉलिनेशन करना पड़ेगा। ओके, तो ओवरलैपिंग कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। दीज बर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीव एट द नोड्स कॉल्ड अ वेजिटेटिव बर्ड्स। देखो अगर बर्ड्स का ग्रो हो रहा है, अगर बर्ड्स के हेल्प से प्लांट ग्रो हो रहा है तो हम कहेंगे वेजिटेटिव बर्ड्स। अगर लीव्स के हेल्प से हो रहा है तो हम कहेंगे वेजिटेटिव लीव्स। ओके, तो ये अलग अलग चीज़ है। स्कार्स प्रेजेंट इन द पटेटो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के क्वेश्चन में, कि जो पटेटोज होते हैं इसमें जो आप देखते हो ये क्या है बेसिकली, इसको हम कहते हैं आइज, इसको हम क्या कहते हैं, आइज। ठीक है, इसी से क्या होता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म जो है पोटैटो का बेसिकली वो ऑब्टेन्ड होता है। अब आप यहाँ पर दूसरी फोटो में आप देख रहे हो जिंजर, जिंजर में आप ये देख रहे हो यहाँ से एक रस्सी लटकी हुई है एंड यहाँ पर ये रूट फॉर्म हो रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो जिंजर है इसका सोर्स जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो ये चीज़ है। ठीक है, इसका स्टेम है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर होगा। देखो अभी हमने स्टेम का देख लिया, रूट का देख लिया, ठीक है, और फिर हमने बड का भी देख लिया। अब हम देखते हैं एक और जो कि है लीव्स का। ब्रायोफिलम कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स फ्रॉम द बड्स प्रेजेंट इन द मार्जिन ऑफ द लीफ। अब ये एक ऐसा लीफ होता है जिसके कोने कोने पर जो है बर्ड्स उगते हैं। ठीक है, पहले छोटे छोटे बर्ड्स उगेंगे, बर्ड्स यानी कली उगेगी, फिर उस कली से फूल नहीं उगेगा, नए प्लांट उगने लगेंगे। ओके, सो इतना अजीब प्लांट है, आपको जानने को मिला है, तो इसका नाम तो याद रखना। आपकी बुक में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, बस ये डायग्राम बना रखा है। तो इस वीडियो में आपको सब चीज़ें बताई गई हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो जस्ट एक्टिविटीज़ में भर दी गई हैं, तो उसमें से छांट छांट कर भी मैंने यहाँ पर अच्छे से लिखी है, तो आप इसको नोट डाउन ज़रूर करना। ओके, नेक्स्ट है बडिंग। हमने देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ लिया, अब हम बडिंग पे चलते हैं। बडिंग क्या होती है, बडिंग यानी आपको सबको पता है कली, लेकिन एक अब यहाँ पर जैसे देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तो हमने प्लांट का खत्म कर लिया, अब बडिंग के बारे में हम किसी और चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड द बड्स कम आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम तो मल्टी सेलुलर है भाई। ठीक है, प्लांट के पास भी बहुत सारे सेल होते हैं, तो वो भी नहीं आएंगे, ना हम एनिमल्स ना प्लांट्स। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास एक सेल होता है, जैसे यीस्ट हो गया, ठीक है, यीस्ट ही हो गया, जैसे अमीबा हो गया, जैसे पैरामीशियम हो गया। तो आपको अमीबा के बारे में तो पता है, अभी आपको पता चलेगा यीस्ट के बारे में। यीस्ट क्या होता है कि अब जैसे क्या होता है कि कभी कभी आप क्या करते हो, जब दही जमाते हो तो दही में जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, बट क्या होता है जैसे जैसे आप उसमें जैसे ही मिल्क डाल देते हो तो वो अपने आप को ग्रो करने लगते हैं। तो सेम बिल्कुल ही ऐसा होता है यीस्ट के साथ। यीस्ट यीस्ट क्या करता है, यीस्ट को हम एक बर्ड कहते हैं, बर्ड। ठीक है, बर्ड यानी क्योंकि वो कली जैसा शेप का दिखता है इसलिए हम उसको बर्ड कहते हैं। ठीक है, और ये एक स्मॉल बल्ब जैसा दिखता है, बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स मतलब यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके बॉडी से ये अकेले बर्ड नहीं होते। अब जैसे यहाँ पर ये मैं एक बर्ड बनाती हूँ, तो अब क्या होगा कि ये जिसको नया रिप्रोडक्शन करेगा, जो रिप्रोड्यूस करेगा वो भी एक बर्ड ही होगा, फिर अगला वाला भी बर्ड होगा, फिर बर्ड पूरा ऐसे इसके बर्ड्स ही निकलेंगे। ओके, तो तब बर्ड ग्रो लाइक अ चेन से होती है और फिर डिटैच हो जाती है, अलग हो जाती है। ये चेन बन जाएगी, फिर ये अलग हो जाएंगे सब के सब, फिर वो अपनी चेन बनाएंगे, फिर वो अलग हो जाएंगे। तो जो बर्ड होता है वो ग्रो करेगा चेन की तरह और फिर डिटैच हो जाएगा अपनी पेरेंट की बॉडी से टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, ताकि वो खुद न्यू ऑर्गेनिज्म बन सके ना।
तो द न्यू डिटैच्ड सेल, जैसे मैंने बताया कि अब ये जो सेल है ये डिटैच तो हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा, ये खुद भी ग्रो होगा, मैच्योर होगा और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ओके, बिल्कुल इसकी तरह, आप इसको ध्यान से समझना। ये एक यीस्ट का सेल है, ये एक यीस्ट का सेल है। आप बोल कि ये क्या है, तो भाई उसके अंदर भी न्यूक्लियस वगैरह होता है, ठीक है। ओके, तो ये एक सेल, अब सेल से क्या हुआ, धीरे धीरे एक बड, जब भी आपको बडिंग पूछी जाए तो ये चीज़ लिखना 3 और ये डायग्राम बनाना, फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, अब यहाँ से आप देख रहे हो कि एक बर्ड डेवलप हो रहा है, ठीक है, एक बर्ड निकल रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये अभी डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब ये एक तरीके से आपको दिखेगा न्यू बर्ड बनता हुआ, न्यू बर्ड यानी जो है ये डिटैच होता हुआ आपको दिखेगा। फिर आपको ऐसे दिखेंगे चेन ऑफ बर्ड, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ऐसे ही ये और भी चेन ऑफ बर्ड्स बनाएंगे, फिर ये क्या हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ओके, तो ये अब हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। नाम से ही पता लग रहा है, फ्रैक्शन पढ़ा है ना, फ्रैक्शन से कुछ है ना, फ्रैक्शन यानी हिस्सा, तो वैसे फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी होता है हिस्सा। एक ऑर्गेनिज्म सोचो अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, मतलब द ऑर्गेन, नाम से सब कुछ यहाँ पर नाम से चल रहा है। वेजिटेटिव का मतलब ग्रो करना, मतलब स्टेम, लीफ वगैरह कुछ भी ग्रो कर रहा है तो समझ लो वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ठीक है। हमने देखा पटेटो रूट का एग्जाम्पल, हमने देखा जिंजर स्टेम का एग्जाम्पल, सब कुछ हमने देखा, ठीक है। और हमने देखा जो रोज़ के फ्लावर का कली, ठीक है, बड का एग्जाम्पल, तो वो सब तो हो गया। फिर हमने देखा था बड, बड में आता है यीस्ट जो कि बिल्कुल बड जैसा ही दिखता है। अब आता है फ्रेगमेंटेशन, जिससे नाम से पता लग रहा है फ्रेगमेंट, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, यस ऑर्गेनिज्म, जो अपने आप को 2 हिस्सों में डिवाइड कर कर रिप्रोडक्शन करता हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल तो ऑब्वियसली मिलेगा स्पायरोगायरा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चीज़ लिख देते हो एंड साथ में डायग्राम बना देते हो तो आपको मिलने वाले हैं फुल मार्क्स। ओके, द फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म, फिर वो फ्रेगमेंट क्या करेंगे, ग्रो करेंगे और फिर वो भी अपने न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, ठीक है। अगर आपको इसका अच्छा एग्जांपल देना तो आप स्पायरोगायरा का दे सकते हो, या फिर जो स्लाइमी ग्रीन एल्गे होता है। देखो अगर पॉन्ड में काई जमने लग गई तो वो धीरे धीरे पूरे पॉन्ड में फैल जाती है, क्यों, क्योंकि वो डिवाइड होती रहती है। वो कौन सा प्रोसेस करती है, ये तो प्रोसेस करती है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो आप स्पायरोगायरा का एग्जांपल दो, ये कुछ बनाओ, ये जैसे ये स्पायरोगायरा बनाओ, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर को आप याद रखो बैलून से, ठीक है। आपके बॉडी में एक बीच में बैलून होता है मेन, जिसको फोड़ने से क्या होता है, उसके अंदर से ऐसे जो भी उसके अंदर आपने चमकीला वगैरह डाला होता है वो निकलने लगता है, फूट के बाहर आता है। तो अब आप यहाँ समझो, ये जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम, ये क्या है, ये है बैलून। अब इसके अंदर जो स्पोर्स हैं उसको आप समझो, बेसिकली तो ये स्पोर्स क्या करेंगे, जैसे ये बैलून फटेगा ना तो ये स्पोर क्या करेंगे, ज़मीन में इधर उधर गिर जाएंगे। ज़मीन में इधर उधर गिरने के बाद वहाँ से एक नया प्लांट निकलने लगेगा। यस, और ये जिस प्लांट का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, प्लांट है कौन सा, तो ये प्लांट है हाइफा, ठीक है। रिप्रोडक्शन फंगस का आपको देख रहे हो बेसिकली, ठीक है। फंगस किस तरीके से ग्रो करता है, फंगस भी तो ऐसे ग्रो करता है, फंगस हवा में प्रेजेंट होता है, जैसे ही फंगस ब्रेड के ऊपर लैंड करता है ये ग्रो करना शुरू कर देता है। ओके, इसके स्पोर्स अलग अलग होते हैं और धीरे धीरे पूरे ब्रेड को खराब कर देता है। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है। स्पोर्ट्स आर द स्पेशल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव, ये सब बकवास लिख दिया करो, ठीक है, कि ये ए सेक्शुअल है। वेजिटेटिव को लिख देना इट इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्योंकि ये सारा ए सेक्शुअल में कुछ तो आपको अपना दिमाग लगाकर पॉइंट्स लिखने होंगे। तो स्पोर्ट्स क्या होते हैं, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से होते हैं। ऑब्वियसली आप देख रहे हो कितना हार्ड प्रोटेक्टिव कोट यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। स्पोर्ट्स कैन विथस्टैंड अनफेवरेबल कंडीशन सच एज अ हाई टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट। अब अगर इतनी ही प्रोटेक्टिव कोट है तो जितनी भी अनफेवरेबल कंडीशन हो, कोई भी आंधी तूफान कुछ भी आए, कितना भी हाई टेम्परेचर हो, ये अच्छे से अपने आप को विथस्टैंड कर कर रखेंगे, ठीक है। तो स्पोर्ट्स आर, ये जो इसके अंदर के स्पोर्ट्स की बात की जा रही है, स्पोर्ट्स क्या होते हैं, विथस्टैंड होते हैं विद अनफेवरेबल कंडीशन। कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, जैसे हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, कुछ भी हो जाए, तो इनके पास एक प्रोटेक्टिव कोट होता है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स कैन जर्मिनेट अंडर द फेवरेबल कंडीशंस एंड कैन डेवलप इनटू, जैसे इनको समझ आता है कि कोई फेवरेबल कंडीशन आ गई है, मतलब अब वो क्लाइमेट हो चुका है कि जब हमें न्यू इंडिविजुअल को करना है तो ये बर्स्ट हो जाते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स कैन फ्लोट इन द एयर, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ज़मीन पे गिर जाते हैं और कुछ हवा में फैलने लगते हैं, ये मैंने नहीं बताया था, तो अभी आप यहाँ देख लो कि स्पोर्ट्स कैन फ्लोट इन द एयर एंड कवर्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब आप बोलोगे इसमें भी एग्जाम्पल दो, तो मोस एंड फर्न्स का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, मोस एंड फर्न्स का, फंजर का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। आपको अगर ये जैसे कभी भी आपको कोई भी चैप्टर बोरिंग लगता है ना, तो जिस वीडियो से आपको अच्छे से समझ आता है, जिस भी वीडियो से, आप उस वीडियो को
बहुत बार देखोगे तो आपको अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, तो अब मॉस एंड फर्न्स आपको ये देखो, यहाँ पर ये जो एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हो, ये किसका एग्जाम्पल है? स्पोर फॉर्मेशन इन द फर्न, फर्न के अंदर है। अब फर्न के इस प्लांट के पीछे जो है छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, एक स्पोर को आप कहते हैं सोरी, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मिंग बॉडी आपको पूरी दिख रही है, सेम इधर होता है, बहुत सारे स्पोर्स है छोटे छोटे। जैसे ही पता लगता है हाँ फेवरेबल कंडीशन है, ये क्या स्पोर्स होंगे कि कुछ हवा में फ्लोट करने लगेंगे, कुछ गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको लर्न ही हो गए होंगे। पहले ये चीज़ बताइए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है कवर्ड बाय हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होती है जिसके ऊपर, एंड ये किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में हाई टेम्परेचर में विदस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। और ये जब चाहें किसी भी फेवरेबल कंडीशन में ये जर्मिनेट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेन की, कि फ्लावर। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या था, ये मैं नहीं रिवाइज करवा रही हूँ, बुक में भी थोड़ा सा रिवाइज्ड है ये चीज़, कि फ्लावर्स ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के, ठीक है। इनका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन, जानते होगे इसको तो अच्छे से, स्टेमन। एंड दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टल, इसको आप हाईलाइट कर लेना, ठीक है। अब जो स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एंथर, एक होता है फिलामेंट। ओके, अब ये जो एंथर होता है यही काम का है, यही काम का है। एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन्स होते हैं, क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स। ये मेल के गैमीट्स बनाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्या बताया मैंने? दो होते हैं मेल एंड फीमेल। मेल में होता है स्टेमन, फीमेल में होता है पिस्टल। मेल के अंदर जो स्टेमन होता है उसके अंदर एंथर और फिलामेंट होते हैं, उसमें एंथर बहुत काम का होता है, ठीक है। उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, दस हेल्प इन द फॉर्मेशन, ये पोलन ग्रेन्स ही अब सब कुछ में हेल्प करेंगे। एंड पिस्टल के अंदर क्या होता है? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ये तो एक पोएम की तरह चलन का, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ओके, यहाँ एक बार देख लो फोटो में, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि फ्लावर के बारे में बताओ, उसका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बताओ, तो अगर आपने डायग्राम बना दिया तो फिर मतलब इतना तो कंफर्म हो जाता है कि फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर टीचर आपके डायग्राम से इंप्रेस हो गई तो। ओके, ये फिलामेंट हो गया, ये जो नीचे वाली डंडी आप देख रहे हो फिलामेंट है, एंड इधर जो आप देख रहे हो ये एंथर है, ठीक है। इस एंथर के अंदर ही क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे। अब यहाँ है पिस्टल। पिस्टल के ऊपर जो सबसे पहले स्टिग्मा स्टाइल ओवरी करते ही जाना, स्टिग्मा सबसे ऊपर, स्टिग्मा, फिर ये डंडी स्टाइल है इसकी, जैसे आपके पूरी बॉडी स्टाइल जो एक आप कहते हो उसको कि मेरा स्टाइल है, जैसे पूरी बॉडी, ये जो ये स्टेम है इस स्टाइल हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको ओवरी तो दिख ही रहा है, ओवरी के अंदर जो छोटे छोटे ओव्यूल्स है ये आपको दिख रहे हैं। अब आप बोलोगे आपने बोला था कि एंथर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एंथर, मैं आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना, एंथर के अंदर ये जो पोलन ग्रेन्स है ना, मधुमक्खी आई, हवा चली, पानी का तेज बहाव आया, किसी ना किसी बहाने ये पोलन ग्रेन्स कहाँ जाएगा पता है? ये यहाँ स्टिग्मा में जाएगा। स्टिग्मा से स्टाइल से होते होते एक बार अगर ये ओवरी में पहुंच गया, मतलब ये मेल अगर एक बार फीमेल के गैमेट में पहुंच गया, ओव्यूल में पहुंच गया, तो ये क्या बना लेगा? जाइगोट, ठीक है। समझ रहे हो बात को? बस, ओवरी के अंदर भी एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स होते हैं, मतलब ये क्या हुआ? एक तरीके से फीमेल गैमेट हुआ। एंथर क्या था? मेल गैमेट था, यहाँ पर क्या बनेगा? फीमेल गैमेट बनेगा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और फीमेल के जो गैमेट होते हैं वो जाइगोट फॉर्म करते हैं। ओके, अब हम यहाँ देखते हैं कि व्हेन अ फ्लावर कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट इट इज कॉल्ड अ बाय। बाय का मतलब क्या होता है? टू, ठीक है। जब फ्लावर के अंदर दो गैमेट्स होते हैं, एक होता है मेल गैमेट, एक होता है फीमेल गैमेट, तो हम उसको कहते हैं बायसेक्सुअल। जैसे कि मस्टर्ड का हो गया, रोज का हो गया, पीटर, ये पूछा जाता है, इट्स कंफर्म। अगर आप एग्जाम दे रहे हो, ये चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाला है, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, बायसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल के बीच में डिफरेंस बताओ, तो डेफिनेशन और एग्जाम्पल का डिफरेंस बता देना। ओके, मस्टर्ड, रोड्स, पिटूनिया, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन अगर फ्लावर के अंदर या तो बस मेल है, या तो बस मेल है, या फिर फीमेल है, मतलब या यहाँ देखो वर्ड कौन सा यूज है, यहाँ और यूज हुआ है, यहाँ पर एंड, यहाँ पर दोनों होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई एक होना चाहिए। देखो यूनी का मतलब भी पता लग रहा है, यूनी यानी वन, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं, जैसे पपाया, कुकुम्बर, कॉर्न, ये सब अकेले में ही काम चला लेते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ देखो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर। अब जो मैंने आपको बताया था ना कि वो जो पोलन ग्रेन्स हैं वो उड़ के कहाँ जाएंगे? स्टिग्मा में जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है, अब देखो आपको जो मैंने समझाया जस्ट उसी से डेफिनेशन बन रहा है, ठीक है। कि जो प्रोसेस है ट्रांसफर का, पोलन पोलन
पोलन कहाँ से जा रहे थे, एंथर से जा रहे थे ना। ये देखो यहाँ पर इसके ऊपर एंथर के ऊपर क्या थे, पोलन ग्रेन्स। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, स्टिग्मा में जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनेशन, इसी को तो हम पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन्स कौन पहुंचाएगा उन तक, तो कोई भी पहुंचा सकता है, एयर पहुंचा ले, वाटर पहुंचा ले। अब मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है, क्या पता वही पहुंचा दे। ठीक है, अब हम देखते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अब आप बोलोगे सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये होता है क्या कि प्लांट खुद जाकर सेल्फ अपना पॉलिनेशन करवा रहा है, या फिर क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि प्लांट को हम क्रॉस करवा रहे हैं, मतलब वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसका कुछ और मतलब है। एक बार हम देख लेते हैं कि इफ द पोलन्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, अगर पोलन जो है, पोलन ग्रेन्स जैसे पूरा सेम फ्लावर के ट्रांसफर हो, ये देखो ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ठीक है, इसके पोलन ग्रेन्स जस्ट इसी के स्टिग्मा में गए, इसी के स्टिग्मा में गए, तो ये तो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, कितना इजी था। ठीक है, लेकिन अगर ये है दूसरा फ्लावर, मधुमक्खी आई, इसका पोलन ग्रेन्स अपने, ये तो अपना जूस चूसने के बहाने आई थी, जूस इकट्ठा करने के बहाने आई थी, लेकिन इसने गलती से क्या किया, इसका पोलन ग्रेन्स जाकर फिर इस फ्लावर पर बैठ गई, तो इसका पोलन ग्रेन इसने इसके स्टिग्मा में ट्रांसफर कर दिया, तो ये तो बहुत गलत बात हो गई ना। बट फ्लावर डिफरेंट थे, मतलब अलग अलग पौधे के प्लांट थे, ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स के, तो ये चीज़ क्या हो गई, क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, इफ द पोलन्स आर ट्रांसफर टू द डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, ये प्लांट तो सेम है, मतलब ये फूल तो एक ही प्लांट पे लगे हुए हैं, पर फिर भी क्या हुआ, अगर इधर इसका पोलन ग्रेन दूसरे के फ्लावर पे चला गया तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। अब मेरे को जस्ट एक बात बताओ, ये रोज़ का फ्लावर है, रोज़ के फ्लावर में क्या हुआ, यहाँ इसका पोलन ग्रेन इसी के फ्लावर में, जस्ट इसी के फ्लावर में गया, तो ये चीज़ क्या होगी, यू आर राइट, ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा। लेकिन अगर अपने ही फैमिली में से किसी में गया, मतलब हाँ गया तो ये एक रोज़ के फ्लावर में ही, जो कि इसी के प्लांट में उगा हुआ है, बट फिर भी ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। अगर सिर्फ अपने फ्लावर में हुआ तो सेल्फ पॉलिनेशन, अगर दूसरे के फ्लावर में हो गया, भले ही वो सेम प्लांट का है, ठीक है, अगर डिफरेंट फ्लावर में गया ऑफ द सेम प्लांट, या फिर डिफरेंट प्लांट भी हो सकता है, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ये चीज़ आपको मेंशन करनी है कि डिफरेंट फ्लावर में गया, अब वो डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट का, आपके पौधे का, मतलब रोज़ का भी हो सकता है, या फिर वो किसी और का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। ठीक है, ये चीज़ आप डायग्राम देख सकते हो, ये आपको समझाने के लिए, बाकी अगर आपको पेपर में बनाना है तो वो आप ये बनाओगे। ओके, ये चीज़ आप देख सकते हो कि सेल्फ पॉलिनेशन खुद के फ्लावर पे गया, ये एंथर से गया, ये एंथर है यहाँ पर, ये स्टिग्मा में चला गया, अंदर जाकर ये क्या करेगा वो भी अभी देखना। ठीक है, लेकिन अगर दूसरे के में गया तो क्रॉस पॉलिनेशन। ये देखो, ये क्या है, स्टिग्मा, ये क्या है, ये एंथर है जिसके ऊपर ये पोलन ग्रेन्स खुद ही के फ्लावर में जा रहा है। जब खुद ही के फ्लावर में जा रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन जब दूसरे पड़ोस के फ्लावर में जा रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। अब तो चला गया, अब चला गया क्या, पोलन ग्रेन पहुंच गया। अब ये जो मेल गैमीट है, मतलब हमारा पोलन ग्रेन, और जो फीमेल गैमीट है यानी हमारी ओव्यूल, उससे मिल गया है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक ऐसा ही प्रोसेस होता है, किस चीज़ का प्रोसेस होता है, फ्यूजन ऑफ द पोलन ऑफ द मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ मिल जाना। जब ये मिल गए तो फर्टिलाइजेशन हो गया, एंड इसी फर्टिलाइजेशन से क्या हो गया, अब जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, अब जाइगोट इज द वन सेल स्टेज ऑफ एन इंडिविजुअल विद डिवाइडेड, अब इसी जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनता है। बस आपको इतना दिमाग में रखना है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, एंड इसी फर्टिलाइजेशन की वजह से जाइगोट बनता है, एंड इसी जाइगोट की वजह से एम्ब्रियो बनता है। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो ये 2 लाइन, तो मैं आपको जो बता रही हूँ वो लिख सकते हो आप, कि फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट एंड देन इट फॉर्म्स एम्ब्रियो। ओके, ये देखो मैंने बोला ना, अब ये जो पोलन ग्रेन है ये पहुंच गया भाई, ये अंदर चला गया, ये ओव्यूल में जा रहा है धीरे धीरे, अब ये ओव्यूल में पहुंच गया है। तो अब आप देखो, जब ये ओव्यूल में पहुंच गया तो ये 2 मिल जाएंगे, ये 2 हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा जाइगोट। ये क्या बन जाएगा, ये पोलन की ट्यूब है। ठीक है, ये पोलन ट्यूब है। ओके, तो ये डायग्राम आप बना सकते हो अगर आपको फर्टिलाइजेशन का क्वेश्चन आता है। अब ये सीड्स पहुँचे कैसे, अब एयर है, वाटर है, बीज हैं, ठीक है, और एनिमल्स हैं, किसी भी तरीके से सीड्स पहुंच सकते हैं पोलन से स्टिग्मा तक।
ठीक है। तो सीड्स ऑफ द प्लांट गेट डिस्पर्स टू द डिफरेंट प्लेसेस एंड फॉर्म्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट। मैंने इसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है जो आप एक चैप्टर की समरी के तौर पर लिख सकते हो। तो अगर आप चैप्टर को रिवाइज करके जाना चाहते हो पेपर में, उनके पास कम टाइम है, तो आप इसको रिवाइज कर कर जा सकते हो। एंड ये वीडियो भी इतने कम मिनट्स की है कि मैंने इसमें सारा चैप्टर आपको अच्छे से समझाया ना, आपको आई होप समझ भी आया होगा। ओके, तो सीड्स ऑफ द प्लांट गेट डिस्पोज टू द डिफरेंट प्लेसेस। जो प्लांट के सीड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं। अब क्या हुआ कि पैरेट तोता आया, उसने अमरूद खाया, ठीक है, अमरूद उसने थोड़ा सा चोंच से खाया। अब क्या पता उसकी चोंच में एक सीड लग गया हो, या उसने एप्पल खाया, उसकी चोंच में सीड लग गया, लेकिन जब उड़ रहा हो तो वो सीड कहीं गिर जाए। अब अगर वो सीड कहीं गिर गया तो क्या पता वहीं से एक प्लांट निकला है। तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी किसी तरीके का भी यहाँ पर पोलिनेशन करवा सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ है। सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, विंड, एनिमल्स। winds blow off the winged seeds of the drumsticks, light seed by the grasses, hair seeds of the oak and hairy seeds। अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो जो ज़मीन पे ही चलते हैं, वो क्या किए, आए खाना खाने, ठीक है, मतलब फ्रूट खाने, और क्या हुआ, वो सीड उनके बॉडी में चिपक गया और फिर जब वो कहीं ऐसे वापस दूसरी जगह पर जा रहे हो तो वो सीड वहाँ पर गिर गया। यही चीज़ आप देखोगे। अब यहाँ पर कुछ विंग उड़ते हुए सीड्स की बात की गई है, ठीक है। ड्रम स्टिक का नाम का कोई ऐसे प्लांट है, उसके विंग्ड सीड, मतलब उसके सीड्स को पर लगे हुए हैं, ऐसा। फिर है ग्रासेस, जो घास होती है, उनके सीड तो बहुत लाइट होते हैं, इसीलिए तो घास कहीं पर भी उग जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हेयरी सीड्स, ओक का आपने प्लांट देखा होगा, उसके हेयरी सीड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हेयरी सीड्स होते हैं। एंड फिर सनफ्लावर, जिसके हेयरी फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, आपने उसके बीच में देखा होगा ब्राउन ब्राउन जो होता है वहाँ पर। अब आपको याद रखना, ड्रम स्टिक का विंग सीड, ग्रासेस के बहुत लाइट सीड्स, ओक का हेयरी सीड्स, सनफ्लावर के हेयरी फ्रूट्स। ये चीज़ आप देख सकते हो, ये ड्रम स्टिक के सीड्स होते हैं। ये देखो आप इनकी विंग देख रहे हो, जो ड्रम स्टिक नाम का प्लांट होता है, ड्रम स्टिक या फिर मेपल, ठीक है, आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो मेपल, ठीक है, ड्रम स्टिक / मेपल, इनके विंग सीड होते हैं। अब आप सोच रहे हो ये ड्रम स्टिक प्लांट है, नहीं, ये उसका सीड है, आप इसके विंग्स देख सकते हो। ओके, मेन सीड तो यहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट, कोकोनट सीड जो होते हैं आर डिस्पर्स बाय द वाटर। कोकोनट के सीड्स कौन डिस्पर्स करेगा, वाटर ही डिस्पर्स करता है। एज द सीड डेवलप द कैपेसिटी टू, क्योंकि वो सीड्स क्या करते हैं, पानी में फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये एक तरीके से फाइब्रस होते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कोकोनट एक फाइब्रस फ्रूट है, तो इनके सीड्स भी, इनके ऊपर की जो कवरिंग होती है वो भी फाइब्रस टाइप सी होती है। ओके, ये देखो, द हेयरी फ्रूट ऑफ द सनफ्लावर एंड द हेयरी सीड ऑफ द, ये जो आप ए वाला देख रहे हो ना, ये क्या है, सनफ्लावर। मैंने जो आपको बताया था सनफ्लावर के हेयरी फ्रूट, बस उसी की फोटो दिखा रही हूँ, जस्ट नथिंग, ठीक है, ये आप देख सकते हो। एंड वो जो मदार, जो ओक जो था, उसका ये हेयरी सीड आप देख सकते हो। हेयर, सॉरी, उसमें बस हेयर निकले हुए हैं, आप देख सकते हो दोनों तरफ, जस्ट, और कुछ नहीं। अब आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है जो मैंने बताया है, ठीक है। अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ रहा है तो आपको पिक्चर्स भी अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर जैंथियम, जो मैंने आपको बताया था ना कि बॉडी में चिपक जाता है, ये वही है। जैंथियम जो सीड्स होते हैं आर स्पाइनी, वो बहुत स्पाइनी होते हैं। ये क्या है, ये जो आप यहाँ देख रहे हो, ये क्या है, ये कोई एनिमल नहीं है, ये बीज है, ठीक है, ये क्या है, एक बीज है। आप इसके स्पाइनी देख सकते हो, ये कैसे स्पाइन कांटेदार निकले हुए हैं। एंड ये हुक्स के साथ है, हुक्स के साथ मतलब सोचो अगर ये किसी की बॉडी में चिपक गए, ठीक है, एनिमल्स की बॉडी में तो कितने हेयर होते हैं, चिपक गए तो ये कभी भी चिपक भी सकते हैं, कभी भी निकल भी सकते हैं। ओके, तो ये क्या होते हैं, स्पाइनी होते हैं, जिनकी हुक्स हैं, गेट डिटैच टू द बॉडीज ऑफ द एनिमल एंड दस डिस्पोज बाय द एनिमल्स। ये क्या होते हैं, बॉडी के, एनिमल की बॉडी से अटैच्ड हो जाते हैं एंड फिर कहीं पर भी डिस्पर्स हो सकते हैं। अब ये फेमस क्वेश्चन जो पक्का पूछा जाता है, वो है एडवांटेजेस ऑफ सीड डिस्पर्सल। यस, कि सीड डिस्पर्सल के एडवांटेजेस क्या हैं। तो प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, इससे क्या होता है, ओवर क्राउडिंग नहीं होती है। यस, ओवर क्राउडिंग, अगर क्या हो रहा है कि मेरे को बताओ कि हम ये बात तो आपने सुनी होगी कि जो बरगद का पेड़ उगता है, उसकी जो बरगद ऐसे निकली होती हैं, अगर वो ज़मीन को टच कर जाए तो वहीं से एक नया पेड़ उग जाता है। सोचो ऐसे तो कितने बरगद के स्टेम्स होंगे जो ज़मीन को टच करेंगे, तो वहाँ से कितना बरगद का पेड़ उग जाएगा। तो ऐसे तो सबको ना वाटर मिल पाएगा, ना सबको सूरज की रोशनी मिल पाएगी, तो ये एक ओवर क्राउडिंग, भीड़ भाड़ वाला जगह हो जाएगा। और आप कभी नहीं चाहोगे कि आप प्लांट को इतने पास पास उगाओ, इतने पास पास होगा,
तो देखो फार्मर्स भी क्या करते हैं, सीड को जब बोते हैं तो उनको इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है, वो इसीलिए, वो चाहे तो ऐसे ही सीड को फेंक दे कहीं पे भी नहीं, लेकिन वो इतनी मेहनत से सीड डिस्टेंस पर उगाते हैं ताकि जब उनका प्लांट उगे तो वो दूर दूर रहें, उनको अच्छे से सनलाइट मिल पाए। तो सीड डिस्पर्सल का यही फ़ायदा है जो एनिमल्स और ये विंड, हवा, वाटर ये सब करते हैं। अवॉइड कंपटीशन फॉर द सनलाइट, वाटर, मिनरल्स, इससे कंपटीशन भी नहीं होता। एंड एक न्यू हैबिटेट्स आ जाती है। न्यू हैबिटेट मतलब कि अगर एक बर्ड है, उसने फ्रूट खाया, ठीक है, ऐसी जगह से फ्रूट खाया जहाँ पर क्लाइमेट बहुत गर्म था, उसने, उसके मुंह में जो सीड रह गया है वो क्या पता वो ठंडे एरिया में जाए और वहाँ पर उसको ड्रॉप कर दे, तो इससे क्या हुआ, उनकी हैबिटेट भी चेंज हो गई। तो आई होप आपको क्लियर होगा। यही था बस पूरा चैप्टर, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बर्डिंग, ये सारी फ्रेगमेंटेशन एंड पॉलिनेशन। इस वीडियो को लाइक कर देना एंड वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आए क्लास 6 to 10 की वीडियोस का, वो आपको जल्दी से मिल जाए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय ब्यूटीफुल पीपल।